जनसंख्या विस्फोट को लेकर के जो आतंक पैदा किया गया है हमारे देश में, और खास करके सत्ता पक्ष आतंक पैदा करता है, और इस बीच तो कुछ ज्यादा ही आतंक पैदा किया गया है कि कहा जाता है कि समुदाय विशेष इतनी इतनी शादियां कर लेता है, हर शादियों से 25 बच्चे होते हैं और ये लोग तो पूरा कब्जा कर लेंगे, ये होगा। और सच बात तो ये है कि आप जब शिक्षित नहीं करेंगे, मनोरंजन का साधन नहीं होगा हमारे नागरिकों के पास, तो जाहिर सी बात है अब अपना जनसंख्या तो बढ़ेगा ही, वो इसी में मनोरंजन करते हैं। और यह जो संपत्ति का वितरण है वह भी असमान वितरण, जिस गरीब के पास कुछ रहेगा ही नहीं तो कैसे क्या करेगा। तो इन सारी चीजों को जो आज जनसंख्या विस्फोटक जनसंख्या रूप की अपना रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, और खास करके इसकी आड़ में संपत्तियों पर कब्जा करने का, बलात् कब्जा करने का, कब्जा ही नहीं करना बल्कि घोड़ा प्रदर्शन करने का भी एक शौक सा चल पड़ा है। आपकी इस संदर्भ में आपकी टिप्पणी प्रोफेसर अरुण कुमार जी। आप म्यूट है सर, आप सर म्यूट हैं। धन्यवाद बुलाया अपने प्रोग्राम में। तो देखिए, कई सवाल आपने उठाए हैं। एक तो है जनसंख्या का सवाल, दूसरा है कि जनसंख्या किस तेजी से बढ़ रही है, तीसरा है संपत्ति का कुछ लोगों के हाथ में ज्यादा आना और गैर बराबरी। ये कई सारी अलग अलग चीजें हैं, इनमें सब में ऐसा नहीं कि ये सब एक से जुड़ी हुई हैं। तो पहले तो जो जनसंख्या की बात आपने कही, तो ऐसा होता है कि जहाँ गरीबी होती है, जहाँ पे शिक्षा कम होती है, स्वास्थ्य का अभाव होता है, वहाँ पे देखा गया है कि जनसंख्या ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। क्योंकि मैंने एक स्टडी देखी थी 1976 में, सन 76 में, तो उसमें ये दिखाया था कि अगर एक गरीब परिवार को अपने एक बच्चा उनके पास होना चाहिए उनके बुढ़ापे के लिए, तो उस समय 5 बच्चों को पैदा करना जरूरी था, जिससे कि एक बच्चा आपका बचेगा जो आपका देखभाल करेगा आपके बूढ़े समय में। तो ये दिखाता है कि जब शिक्षा का अभाव हो, जब स्वास्थ्य की परेशानी हो, जिसको हम बोलते हैं कि सोशल जो पैरामीटर्स हैं, जब वो कमजोर होंगे तो उस समय लोग ज्यादा बच्चे रखेंगे, जिससे कि उनको एक सोशल सिक्योरिटी मिले। देखा गया है कि जैसे जैसे ये चीज बदली है, जो सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, तो अपने आप लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। और ये यूरोप में हुआ। यूरोप में सन 19 की शताब्दी में हमने देखा कि वहां पे बहुत तेजी से बढ़त होती थी, लेकिन जैसे जैसे वहां पे सुधार हुआ शिक्षा स्वास्थ्य वगैरह में, तो उससे फिर वहां पे जो है जनसंख्या का बढ़ने का दर कम हुआ। हमारे यहाँ भी अगर आप देखें तो जनसंख्या का बढ़ने का दर बढ़ता चला गया, क्योंकि हमने जब हेल्थ में इम्प्रूवमेंट किया आज़ादी के बाद, तो उससे जो डेथ रेट है वो कम हुआ, लेकिन बर्थ रेट कम नहीं हुआ। तो उससे फिर क्या हुआ कि हमारी जब पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन 1990 के सेंसस के बाद हमने देखा कि हमारे यहाँ भी स्लो डाउन हुआ है, और स्लो डाउन इसलिए हुआ है क्योंकि जो लोग अब ज्यादा शिक्षित हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य का अभाव जो था ज्यादा वो कम हुआ है। तो अब जो फर्टिलिटी रेट है महिलाओं का, वो 2.08 होता है, जबकि जो पॉपुलेशन स्टेबलाइज करती है तो उसके आसपास हमारे देश में पहुंच गया है। लेकिन उसमें यह है कि दक्षिण के भारत के जो प्रांत हैं वहाँ पे गिरावट ज्यादा है, जो उत्तर के जो प्रांत हैं वहाँ पे गिरावट कम है, क्योंकि वहाँ पे वो सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है। पर ओवरऑल अगर देखें तो हमारे यहाँ भी जो बर्थ रेट है वो काफी गिरा है। और खासकर हमने देखा ये जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे मुसलमान हैं, उनको कहा जाता है कि उनकी जो बर्थ रेट है वो हमसे बहुत ज्यादा है। ऐसा अब नहीं रहा है। सबसे ज्यादा बर्थ रेट की गिरावट मुसलमानों में आई है, और अब हिंदू के जो ग्रोथ रेट और मुसलमान का जो ग्रोथ रेट है वो करीब करीब बराबर हो गया है। तो यानी कि जो ये कहा जाता है डर की जय मुसलमान जय एक समय आएगा जबकि वो हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे, तो ये 1990 के दशक में ये माना जाता था कि 600 साल लगेंगे जबकि मुसलमान और हिंदू की संख्या बराबर होगी। लेकिन आज का जो डिफरेंस है उसके हिसाब से तो 3000 साल में भी ऐसा नहीं होने वाला। तो ये जो कहा जाता है कि अगले 20 साल में या 50 साल में मुसलमान की संख्या ज्यादा हो जाएगी वगैरह वगैरह, एक तरह से डराया जाता है, वो बात सही नहीं है। दूसरी बात कही जाती है कि देखिए मुसलमान जो ज्यादा बच्चे भी पैदा करता है, जो ज्यादा शादियां करता है वो 2 शादी 3 शादी 4 शादी कर लेता है। पर आप खुद ही सोचें कि अगर एक व्यक्ति 3 शादी करेगा तो मतलब 3 व्यक्ति की शादी नहीं होगी, क्योंकि महिलाओं का और जो पुरुषों का जो आंकड़ा बराबर ही है करीब करीब। तो अगर ये देखें तो अगर एक व्यक्ति जिसने 3 शादी की हैं वो जो अगर 10 बच्चे पैदा करेगा और जो
3 व्यक्ति हैं जिनकी शादी नहीं हुई, उनके नहीं होगा, तो फिर जो एवरेज में वहीं आ जाएगा जो बाकियों का है। तो इसलिए ये कहना भी गलत है कि वो ज्यादा शादी कर लेते हैं, वो ज्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब जो है वो एक तरह से पॉलिटिकल मामला जो हो गया है पॉपुलेशन का। हाँ, लेकिन ये जरूर बात है कि जो पॉपुलेशन अब हमारी चीन से भी ज्यादा हो गई है। चीन में पॉपुलेशन गिरने लगी है क्योंकि वहां पे जो उनका जो रेट था वो गिरावट के उस पे आ गया है, 2.08 से कम आ गया है, तो वहां पे पॉपुलेशन गिर रही है। हमारी जो पॉपुलेशन है वो समझिए कि अगले 30 साल और बढ़ेगी, और क्योंकि जो अभी जो नौजवान है वो बच्चे पैदा करेंगे तो वो जो पॉपुलेशन बढ़ेगी। लेकिन ये माना जाता है कि 2060 तक हम भी स्टेबलाइज हो जाएंगे, करीब करीब 1.6 बिलियन यानी 160 करोड़ के ऊपर करीब हम स्टेबलाइज होंगे, और उसके बाद हमारे यहाँ भी गिरावट शुरू हो जाएगी जनसंख्या की। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि जो समस्या जो जनसंख्या की है, पॉपुलेशन की है, वो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे निर्भर करती है, और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को हम जितना तेजी से बदलेंगे उतना ये समस्या कम हो जाएगी। दूसरी बात रही कि काम देने की, क्योंकि अगर काम नहीं होगा तो वहां पे जो डिपेंडेंसी रेशियो होता है जो परिवार पे कि कितने लोग कमा रहे हैं और कितने लोग खा रहे हैं, वो डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाता है, तो उससे गरीबी बढ़ जाती है। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि अगर रोजगार पैदा होगा हमारे देश में तो हमारे यहाँ ये समस्या नहीं आएगी। अब आप ये देखिए कि जैसे जापान है, जापान में पॉपुलेशन डेंसिटी हमसे दुगनी है, लेकिन वहां पे क्योंकि लोगों के हाथ में काम है तो इसलिए वहां पे प्रॉस्पेरिटी है। साउथ कोरिया में भी हमसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहीं ज्यादा है, और उनके पास साधन भी नहीं है, उनके पास लोहा कोयला वगैरह कुछ भी नहीं है, तो फिर भी उनकी प्रॉस्पेरिटी है। तो बेसिकली ये है कि अगर सबके हाथ में काम होगा तो उससे जो बेहतरी होगी सब परिवारों की, और उससे फिर जो गरीबी है वो कम होगी। लोग कहते हैं कि नहीं, जनसंख्या ज्यादा है तो उत्पादन तो उतना ही है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो गरीबी होगी। मेरा मानना है कि इसमें रोजगार का बहुत बड़ा हाथ है। जब हम प्रोडक्टिव जो एम्प्लॉयमेंट सबके हाथ में देंगे तो जो व्यक्ति है जो काम करेगा वो दूसरों को भी खिलाएगा, दूसरों को भी देखेगा, तो वहां से प्रॉस्पेरिटी बेटर होगी। तो रोजगार की समस्या जो है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और ये जो रोजगार की समस्या है वो तो सबको पता है, महिलाओं में ज्यादा है और जो शिक्षित नौजवानों में बहुत ज्यादा है। तो ये शिक्षित नौजवान है वो बेचारे परेशान हैं, महिलाएं हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है। फिर हम आते हैं कि गैर बराबरी। अब जो इनइक्वालिटी होती है, गैर बराबरी 3 तरह की होती है। एक हम कंजम्पशन से नापते हैं, एक हम इनकम से नापते हैं, और एक हम वेल्थ से नापते हैं। तो जो कंजम्पशन यानी खपत की जो होती है वो सबसे कम होती है इनइक्वालिटी, क्योंकि अगर आपकी आमदनी मुझसे 1000 गुना ज्यादा है तो ये तो नहीं कि आप 1000 गुना ज्यादा नमक मुझसे खा लेंगे या 1000 गुना ज्यादा आप गेहूं खा लेंगे। तो ये जो गैर बराबरी होती है, ये जो कंजम्पशन की होती है वो सबसे कम होती है। फिर इनकम की गैर बराबरी होती है, तो इनकम की गैर बराबरी जो होती है वो कंजम्पशन की गैर बराबरी से ज्यादा होती है, क्योंकि जो जितना ज्यादा अमीर होता है उतना ज्यादा सेविंग करता है। तो ये जो गैप है कंजम्पशन में और इनकम में वो ज्यादा बढ़ जाता है, और जितनी ज्यादा सेविंग होती है उतनी ज्यादा वेल्थ होती है, क्योंकि जो आप बचत करते हैं उसको आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपकी वेल्थ जो संपत्ति बढ़ती है। तो संपत्ति की जो गैर बराबरी है वो सबसे ज्यादा होती है। लेकिन जो आंकड़े आते हैं जैसे क्रेडिट स्विस के आंकड़े हैं, ऑक्सफैम के आंकड़े हैं, बाकी और जो इनइक्वालिटी लैब के आंकड़े हैं, वो सिर्फ सफेद अर्थव्यवस्था के आंकड़े होते हैं, उसमें काली अर्थव्यवस्था नहीं आती है। जो काली कमाई है, जो काली अर्थव्यवस्था है, वो सिर्फ 3% लोगों में केंद्रित है। तो जो संपत्ति उससे उत्पन्न होती है वो और भी ज्यादा केंद्रित है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारे आंकड़े हैं वो जो अभी उपलब्ध होते हैं उसमें अगर काली कमाई भी जोड़ दें तो ये गैर बराबरी और ज्यादा हो जाएगी वेल्थ में और इनकम में। कंजम्पशन की जो इनइक्वालिटी पे उसका असर नहीं पड़ेगा, पर जो इनकम जो वेल्थ की इनइक्वालिटी और भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो इनइक्वालिटी है उसके लिए हमें अलग से कदम उठाने पड़ेंगे, जिसके लिए हमारी फिस्कल पॉलिसीज हैं, और जो फिस्कल पॉलिसीज को देखते हुए हम असंगठित क्षेत्र को मदद करेंगे तो वहां पे ज्यादा रोजगार होगा, उससे वहां पे ज्यादा आमदनी होगी। तो हमारे यहाँ जो गैर बराबरी है वो तरह तरह की है। वो शहरों और गांव के बीच की गैर बराबरी है, वो कैपिटल और लेबर की गैर बराबरी है, वो जो असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र की है, वो एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर की है, वो रीजनल है कि कई प्रांत है वो बहुत उन्नत है, कई प्रांत बहुत पिछड़े हुए हैं। तो ये जो गैर बराबरी है इसके कई आयाम हैं। तो अगर हमें इसको कंट्रोल करना है, इस पे कुछ अंकुश लगाना है, तो हमें कई तरह से जो इस पे प्रहार करना पड़ेगा। बस सबसे बड़ा है अगर हम जो लोगों के हाथ में रोजगार देंगे, प्रोडक्टिव रोजगार देंगे, तो आमदनी बढ़ेगी, तो उससे जो गैर बराबरी कम होगी। लेकिन
उसके साथ साथ फिस्कल पॉलिसी भी हमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, जैसे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, इनहेरिटेंस टैक्स है। इनहेरिटेंस टैक्स जो होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो हम दौलत संपत्ति पास ऑन करते हैं उसकी जय इनइक्वालिटी कम करता है। वेल्थ टैक्स इसी जनरेशन की इनइक्वालिटी को कम करता है। तो वेल्थ टैक्स लगाएंगे तो आज की जो इनइक्वालिटी है वो कम होगी। इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे तो जो इंटर जनरेशनल इनइक्वालिटी थी वो कम होगी। तो इसलिए हमें ये सारी नीतियां बदलनी पड़ेंगी अपनी, जिसको मैं कहता हूँ कि पैराडाइम शिफ्ट चाहिए। आज का जो पैराडाइम है, जो नई आर्थिक नीतियां हमने सन 91 से लगाई, तो वहां पे अब हमने गैर बराबरी को कोई माना ही नहीं है। अब जितनी गैर बराबरी बढ़ेगी हम समझते हैं कि वो उतना अच्छा है, तो इसीलिए गैर बराबरी को बढ़ाया जा रहा है। और जो आज की सरकार है उसने तो ये नीति बना ली है कि ऊपर ऊपर जो उनके क्रोनीज हैं उनको सारे एसेट थमा दे रहे हैं, उनकी संपत्ति बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है। जो व्यक्ति आज से पहले 600वां स्थान पे था वो दूसरे स्थान पे पहुंच गया अमीरी के। तो ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है इसके चलते वो और ज्यादा है। ऊपर दूसरी तरफ आप देखें तो 80 करोड़ को हम गरीब रख रहे हैं, जिससे कि उनको हम कुछ इलेक्शन के पहले कुछ देते रहेंगे तो उनसे हमें वोट मिलता रहेगा। तो ये जो ट्विन पॉलिसी है, एक तरफ गरीब को गरीब रखें और दूसरी तरफ जो अमीर हैं उनके हाथ में हम चीजें थमाते जाएं, खासकर जो हमारे क्रोनीज हैं, तो उससे समस्या और बढ़ जाती है। इससे एक चीज और जो जुड़ी है वो है हमारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। देश का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब होता है जब क्रोनिज्म होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में जो इन्वेस्टर होता है वो घबराता है। इसीलिए आप देखेंगे तो जब 2014 के बाद बहुत सारे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो देश छोड़ के चले जा रहे हैं। 2014 से 2019 के बीच में अगर आप देखें तो 23,000 लोग गए, उसके बाद 2019 में 6,500 गए, 2022 में 7,500 चले गए। और आप पार्लियामेंट में जो आंकड़ा पेश किया गया था, बताया गया था कि 2022-23 में करीब 2.5 लाख लोगों ने देश की जो सिटीजनशिप छोड़ दी वो विदेश चले गए हैं। तो इसलिए कुल मिला के ये जो देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब होने से भी जो गरीब आदमी है उस पर ज्यादा असर पड़ता है। फिर जीएसटी का गलत असर पड़ा, नोटबंदी का गलत असर पड़ा, फिर पैंडेमिक का गलत असर पड़ा, उससे भी गैर बराबरी और बढ़ गई। तो ये सारी चीजें बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क है जिसमें हमको देखना पड़ेगा कि गैर बराबरी को कम करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक गैर बराबरी कम नहीं होगी तो देश में सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तीनों आएंगी। ये जो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं इनकी वजह से देश में एक तरह से अस्थिरता हो जाती है। इसी से होता क्या है कि तरह तरह के सोशल प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं और इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती है। तो इसलिए ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। धन्यवाद।